हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, एकदम मस्त हैं और अच्छे से अपने नीट 2024 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ओके, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? हेलो धर्मेंद्र, हेलो श्वेता जी, हेलो तमन्ना, हेलो इलिमा, हेलो चिंतामन, हेलो भरत मिश्रा, हेलो प्रिंस, गुलफाम, नगेंद्र, कैसे हो? हेलो आकांक्षा जी, गुड आफ्टरनून, योगेश, गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो हेलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग। बिल्कुल, ये है आपका नया चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन, क्लास 12 का पहला चैप्टर। ठीक है, मतलब क्लास 12 का अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मयंक ठाकुर, जरा देखो ध्यान से, बैच 2 वाले बच्चे जो आपका छूटा हुआ पोर्शन है उसको हम कल संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, उसमें खत्म कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बैकलॉग क्लास थी, उसमें मैंने बोला था कि आपको कम से कम 15 पेज छोड़ देने। 15 पेज छोड़ दो बेटा, सिंगल 15 पेज आप छोड़ दीजिए। ओके, ताकि आप उसको कंप्लीट कर सके। हेलो, कोई नई कॉपी में नहीं लिखना है बेटा, आपको उसी में लिखना है। ये 1, 2 ऐसे 17 ऐसे 15 पेज छोड़ दो बेटा, ठीक है, ताकि हम जो छूटा हुआ पार्ट है ना उसको कवर कर लेंगे। मजा आ गया? मंजीत वर्मा, गुड आफ्टरनून। अच्छा, विकेट भी चला गया क्या? हाँ जी, हेलो आयुष, हेलो पवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आज ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ना बेटा, अपन क्या करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे, वैद्युत रसायन करेंगे बेटा। बैच 2 वालों को छोड़ना है, बैच 1 वालों को कोई पेज नहीं छोड़ने, बैच 2 वालों को पेज छोड़ने, बैच 1 वालों को कोई पेज नहीं छोड़ने हैं। ओके, तो यहां पर हम बात करें वैद्युत रसायन क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में आने वाला एक बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। आपको बढ़िया से ये चैप्टर समझना है, बढ़िया से पढ़ना है। कोई नई कॉपी नहीं बनानी, ठीक है। क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री वैद्युत रसायन ये डाल लो और यहां पे सारी बातें स्टार्ट कर लो, ठीक है। ओके, यह चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है बेटा। नीट 2023 में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए थे। तो यह चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेटा। रेडॉक्स अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन 12th वाले टॉपिक्स कवर कर लें, जो कि बिना रेडॉक्स के भी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो भी दिक्कत आएगी मैं सामने हूं, मैं एंड टू एंड बताता जाऊंगा। ओके, 3 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, तो आपको बढ़िया से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो देखो दैनिक जीवन में ये चैप्टर आपके डेली यूज में कहीं ना कहीं काम आता ही आता है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल जो भी आइटम यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं वो इस चैप्टर से रिलेटेड ही है, ठीक है। जैसे कि हम तार में धारा प्रवाहित करते हैं, हो जाती है, कुछ चालक होती है, कुछ वस्तुएं कुचालक होती है। ओके, अगर हम बात करें हमारे घरों में लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर का सिस्टम होता है। इन्वर्टर चलाया, तुरंत उसमें केमिकल लोचा हुआ और बल्ब जल गया। याद है 3 इडियट मूवी, जिसमें लास्ट में आमिर खान जब हॉस्टल से जब छोड़ करके जा रहा था सब कुछ, तो अचानक से करीना कपूर की बहन जो कि प्रेग्नेंट थी, ओके, उसके बहुत ही ज्यादा पेट में पेन होने लगता है। तो फिर और लाइट वगैरह सब कुछ चली जाती, बारिश वगैरह एकदम बढ़िया तरीके से आ रही होती, तो कहीं पर भी है ना, हाँ, तो फिर वहां पर क्या करता है, फिर वो एक इन्वर्टर बनाता है, वायरस इन्वर्टर, ठीक है। वो वायरस इन्वर्टर क्या करता है, फिर केमिकल लोचे की वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके, फिर उसकी डिलीवरी हो पाती है। तो यहां पर इस चैप्टर का बेटा बहुत ही अच्छा वेटेज है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। हाँ बेटा, बिल्कुल सूरज 12 चलेगी। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से सारी बातें क्लियर करनी है, हर एक बात को समझना है, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना है।
ऑर्गेनिक में नहीं लिखना है, फिजिकल केमिस्ट्री में लिखना है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में लिखना है, फिजिकल केमिस्ट्री में लिखना है, फिजिकल केमिस्ट्री में लिखना है। अभी आपको कोई नई कॉपी नहीं बनानी, पुरानी वाली कॉपी में लिखना है, बस चैप्टर ही डाल लो, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो यहां पर ये चैप्टर बेटा पहले तो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिहाज से भी है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी बहुत वेटेज वाला चैप्टर है, कम से कम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस इसके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नीट की बात करूं चाहे जेई की बात करूं, दोनों एग्जाम में इसके बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करें इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, उन सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये चैप्टर 3 तरह के पार्ट में डिवाइड है। इसमें 3 पार्ट है, एक चालक वाला पार्ट, दूसरा विद्युत रासायनिक सेल और तीसरा विद्युत अपघटन। इस चैप्टर में 3 पार्ट है, चालक, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटन। तो तीनों अलग अलग पार्ट आपको ढंग से पढ़ने, बढ़िया से करने और अच्छे से उनसे क्वेश्चंस आते हैं। चालकता वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, विद्युत रासायनिक सेल वाला भी इंपॉर्टेंट है और आपका लास्ट वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, विद्युत अपघटन। हाँ जी, इस चैप्टर का कितना टाइम लगेगा बेटा? ये चैप्टर लगभग आपके 12 लेक्चर तो लेगा ही लेगा, कम से कम ना चाहते हुए भी 12 लेक्चर तो आपके लेगा ही लेगा। सर मेरे पास पिछले साल के नोट्स हैं, तो बेटा आप शुभम जिनके पास प्रीवियस ईयर के नोट्स है ना, तो आपने वो पढ़ा हुआ है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा सकते हो। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा बेटा। पिछले वाले चैप्टर में पेज छोड़ने, बैच 2 वालों आपको पिछले चैप्टर में कम से कम 15 पेज छोड़ने, 15 पेज छोड़ने, सिंगल 15 पेज। ठीक, अब आते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बात ऐसी है, घर जैसी है, इसमें कुछ बढ़िया टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं। पहले तो बेसिक परिचय हम देखेंगे, नई एनसीईआरटी में है। इसमें सबसे पहले हम चालकता वाला पार्ट पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में पहले विद्युत रासायनिक सेल के बारे में दे रखा है, लेकिन अपन पहले चालकता वाला पार्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल सेपरेट है, पहले खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। पहले चालकता पढ़ लेंगे, फिर विद्युत रासायनिक सेल और फिर विद्युत अपघटन, ठीक है। फिर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, कोलराउश का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड विभव, फिर यहां से विद्युत रासायनिक सेल आ जाएगा, फिर संदर्भ इलेक्ट्रोड, विद्युत रासायनिक श्रेणी, गैल्वेनिक सेल, ननसर्ट समीकरण, विद्युत अपघटन, फैराडे का नियम, फिर बैटरियां, फिर अभ्यास प्रश्न। ओके, हाँ जी। तो सारी बच्चे सारी बातें क्लियर कर चुके हैं। और देखो ध्यान से, ठीक है बेटा, ठीक है, एक्स्ट्रा ही छोड़ना लेकिन कम मत छोड़ना। अगर आपके पास 5 ही पेज बचे हुए तो बेटा तो फिर यार, ठीक है। ये चैप्टर बहुत प्यारा है बेटा, बहुत ही अच्छा है। ओके, बार बार नहीं बोलूंगा। बैच 2 बेटा थोड़ा शांत रहो। बैच 2 की कल 9 AM से एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है। कल मतलब संडे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास है। ओके, एक बात और बोल दूं, बार बार डिस्टर्ब ना करें। बैच 2 को कितने पेज छोड़ने? 15 पेज छोड़ दें। ओके, और अब पढ़ना स्टार्ट कर दें। लिख दिया ना यहां पे 9 बजे। ओके, कल टेस्ट नहीं है। ओके, अब चुपचाप से पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी नहीं पढ़ना है, अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी बाद में पढ़ना है, लास्ट में। हाँ जी, तो आज इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? परिचय करेंगे, चालकता और चालकता के पद को समझेंगे और साथ के साथ केमिकल बॉन्डिंग का होमवर्क डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो बच गया था ना अपना, 16 लेक्चर तक हो गए थे, 17, 18 और 19 जो भी था वो बचा हुआ, इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यहां पर बेसिक इंट्रोडक्शन पर। अब थोड़ा सा मैं आपका ध्यान ना हटाता हूं और आगे बढ़ाता हूं पढ़ाने पर। हाँ जी,
तो जरा देखो ध्यान से, इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो सर कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इनमें से किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आएगा, और इतना आसान क्वेश्चन आएगा कि आप डायरेक्ट उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, सिंपल सा। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा इस साल 2023 में, इसमें एक क्वेश्चन ना चालकता वाले टॉपिक से आया था, मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो ज्ञात करनी थी। फिर एक आध क्वेश्चन आया था इसमें कथन और कारण वाला, गिब्स मुक्त ऊर्जा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, वहां से एक क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन और था। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए थे, तीनों क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपने पढ़ा है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी है। ओके, हर एक चीज अपन बढ़िया से बढ़िया पढ़ेंगे, बस आप बढ़िया से बढ़िया चीजों को समझिएगा, अच्छे सारी बातें क्लियर कीजिएगा। आज हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हम पहले ना इस चीज को भी खत्म कर देंगे, वरना फिर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहते हैं कि सर हमारे होमवर्क बचे हुए, इनको डिस्कस करवा दो। ठीक, ओके, तो हम ये कुछ चीजें पढ़ेंगे आज। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में। तो यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हेडिंग डाल लो बेटा सबसे पहले फटाफट से, इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करें तो क्यों ना सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, वैद्युत रसायन क्या है। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल चेंज। ठीक है, वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रासायनिक परिवर्तन और वैद्युत परिवर्तन, या रासायनिक और वैद्युत अंतर परिवर्तन का अध्ययन करती हो, या जिसमें हम वैद्युत और रासायनिक अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है आपके वैद्युत रसायन। तो लिखिएगा बेटा इसमें, लिखिएगा इसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें रासायनिक एवं वैद्युत अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है, वैद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल चेंज और केमिकल चेंज को देखेंगे, एक दूसरे में किस तरीके से वो कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि हम जब गाड़ी चलाते हैं बेटा, गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी को एनर्जी कहां से मिलती है? उसके इंजन से। इंजन में क्या है? इंजन में पावर कहां से आती है? उसमें जो बैटरियां रखी हुई है उनसे। अब मान लो आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने गए, जैसे कि मैं बताता हूं, एक बार ना मैं और मेरे कुछ कलीग्स, मतलब हम कोटा से रणथंभौर घूमने गए। रणथंभौर नाम सुना होगा आपने। तो वहां पर ना हम में से एक ने गाड़ी ऑन ही छोड़ दी, मतलब उसकी की को पूरा तरीके से बंद नहीं किया था, लाइट जली रह गई। अब लाइट जली रह गई, हम बढ़िया से आराम से रूम में गए, बढ़िया से हमने एंजॉय किया, और फिर जब सुबह वापस उठकर देखा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। फिर लाइट जली रह गई तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब गाड़ी डिस्चार्ज हो चुकी, गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी, तो उसको चार्जिंग की जरूरत है। तो पहले तो वो क्या कर रही थी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही थी, वहां से एनर्जी निकल रही थी, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन अब वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत है। शॉक लगा तो उसको शॉक देना पड़ा, फिर वो वापस से चार्ज हुई। ठीक है, दूसरी गाड़ी में से बैटरी निकाल करके उसको सप्लाई दी गई। या फिर अगर आप जाओगे कहीं पर भी
रिपेयरिंग की शॉप पे जाओगे तो फिर वो क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके। तो दोनों तरह का चेंज पॉसिबल है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो ही यहां पर हमें देखना है। ओके, तो ये चैप्टर उस पर आधारित है। दूसरी बात, इस चैप्टर के अंदर बेटा 3 पार्ट है, चालकता, वैद्युत रासायनिक सेल और तीसरा है यहां पर आपके पास वैद्युत अपघटन। ठीक है, कि किस तरीके से वैद्युत अपघटन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, उसके बारे में हमें यहां पर देखना है, समझना है, चर्चा को क्लियर करना है। तो सारी बातें बढ़िया है समझनी है, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना है। ओके, तो थोड़ा सा अगर मैं यहां पर वैद्युत रासायनिक सेल का आइडिया दूं, इसके अंदर पहले तो हम देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है चालकता, कंडक्टेंस, पहला पार्ट। दूसरा वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, इसमें आपने नाम सुना होगा, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, बड़ी बड़ी बैटरियां आती ना वो। और दूसरा होता है वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, इसमें हम केमिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए फिर रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, ओके, आप प्रैक्टिकल करोगे, जो 12th वाले हैं उन्होंने प्रैक्टिकल, जो 12th पास आउट हो चुके हैं शायद उन्होंने स्कूल में प्रैक्टिकल किए हो। ठीक है, एक जिंक की छड़ लेते हैं, उसको एक डिब्बे में डालते हैं, फिर कॉपर की छड़ को दूसरे डिब्बे में डालते हैं। ठीक है, ओके। और यहां पर तीसरा है इसमें वैद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जरा देखो ध्यान, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इसमें चालकता वाले पोर्शन की। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर हम चालकता वाले पार्ट की बात करें तो चालकता वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे चालक क्या होता है। कंडक्टर आपने पढ़ा होगा ना भाई, चालक एक होते हैं, चालक एक होते हैं, कुचालक एक होते हैं, अर्धचालक। तो उसमें सबसे हम बात करेंगे यहां पर चालक के बारे में। तो हेडिंग डाल ले बेटा, चालक क्या होता है। चालक वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह होता है, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं। जैसे कि धारा का प्रवाह अम्ल, क्षार या फिर कोई लवण हुआ या धातुएं हुई, कुछ अधातु जैसे ग्रेफाइट धारा का चालन करती है, ये सब चालन है, चालक कर जाते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, लिख लो बेटा, चालक, कंडक्टर्स। ये छोटा टॉपिक है इसलिए पहले इसको खत्म कर लेते हैं। चालक या कंडक्टर क्या होते हैं चालक? तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं। बेसिक एग्जांपल जैसे कि धातुएं, धातुओं में कॉपर हो गया, कॉपर के तार बनाए जाते हैं, चांदी के तार, लोहे के तार धारा का चालन करते हैं। अम्ल, अम्ल धारा का चालन करता है, क्योंकि अम्ल क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं विलयन में आयन आ जाएंगे, धारा का प्रवाह हो जाएगा। हाँ है ना, जब हम बड़ी बड़ी इन्वर्टर की बैटरियां लाते हैं, वो जब काम करना बंद कर देती है तो उसमें क्या मिलाते हैं हम, तनु H2SO4 मिलाते हैं, वापस से आयन उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्षार, क्षार क्या होते हैं, जो जल में OH- आयन देते हैं, आयन देंगे, आयनों की प्रवाह की दर धारा कहलाती है। लवण, लवण क्या होता है, जैसे कि नमक, नमक ठोस अवस्था में धारा का चालन नहीं करेगा, लेकिन उस नमक को पानी मिला तो धारा का चालन करने लग जाएगा। ओके, हाँ जी। के जलीय विलयन या गलित लवण तथा अशुद्ध जल, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा मान लो ये दो जल है, एक है प्योर एक है इम्प्योर, कैसे पता लगाओगे? पी के नहीं पीना है, धारा प्रवाह करो। शुद्ध जल में आयन नहीं होते, अशुद्ध जल में होते हैं। धारा प्रवाहित हो रही तो जल अशुद्ध है और एकदम प्योर है। डिस्टिल वाटर, आरओ का पानी नहीं, डिस्टिल वाटर जिसमें बिल्कुल आयन नहीं होते, ठीक है, जो आपके बोतल वोटल चढ़ाई जाती है वैसा कुछ। ओके, तो उसमें आयंस नहीं होते हैं, ठीक है। एक डिस्टिल वाटर, आसुत जल जिसे कहा जाता है, उसमें आयंस नहीं होते हैं, पीने में भी कोई टेस्ट वगैरह कुछ नहीं आता है, ठीक है। और जो आपका अशुद्ध जल होगा उसमें आयन होंगे, आयन
की वजह से धारा प्रवाहित होगी, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? हाँ जी। तो चालक जो धारा, जिसमें धारा का चालन होता है वो पदार्थ चालक कहलाते हैं। अब धारा का प्रवाह भी दो कारणों से हो सकता है, या तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो। भाई इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर धारा कहलाती है, या हम बोलते हैं आवेश के प्रवाह की दर। आवेश इलेक्ट्रॉन वाला भी हो सकता है और आयन वाला भी हो सकता है। तो उसी के आधार पर चालक दो प्रकार के बांटे गए। चालक दो प्रकार के होते हैं बेटा। तो चालक यहां पर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक और दूसरे विद्युत अपघटनी चालक। देखो ध्यान से यहां पर दोनों चालकों के प्रकार। चालक दो प्रकार के होते हैं बेटा। सबसे पहला धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का चालन करती है। धात्विक चालक या इलेक्ट्रिक चालक, धात्विक चालक या इलेक्ट्रिक चालक। और सेकंड होता है वैद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक। वैद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक, वैद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक। तो अब सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बेटा धात्विक चालक। हाँ जी, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा फर्स्ट धात्विक चालक। या इलेक्ट्रॉनिक चालक। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का चालन होता है, या वे पदार्थ जो बिना कोई रासायनिक परिवर्तन के इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का चालन करते हो। कोई केमिकल चेंज नहीं होता, जस्ट उनमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें लिखिएगा बेटा वे पदार्थ जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के मतलब कोई नया पदार्थ वगैरह कुछ नहीं बनेगा। जैसे कि अपन तांबे के तार में धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे कि ये आप अपने मोबाइल में कुछ देख रहे हो, या फिर आपके घरों में लाइटें लगी हुई है ना, तो उसमें वायरिंग हो रही है, तार लगे हुए हैं। तो क्या वो तार कुछ नया पदार्थ बनाते कि नहीं, बस उसमें से वो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही, बस और कुछ नहीं। तो जरा देखो ध्यान से, वे पदार्थ जो बिना रासायनिक परिवर्तन के इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का प्रवाह करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। धात्विक चालक कहलाते हैं। Am I right? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर मैं बात करूं उदाहरणों की, तो देखो ना ध्यान से, धातुएं धारा का चालन करती है। जैसे कि कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, आयरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो आदि। अधातु भी धारा का चालन करती है कुछ, जैसे कि ग्रेफाइट। अधातु में ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस वजह से वो धारा का चालन करती है। बेसिक बात चलेगी ना। ओके, तो ये तो होते हैं आपके धात्विक चालक। अब आपसे मैं पूछूं, देखो, हाँ जी, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जरा देखो ध्यान से बेटा, पहली बात तो इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ये कुछ बातें लिख लो। धात्विक यहां किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। निर्माण नहीं होता है।
ओके, क्या वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर सकते हैं? वाटर से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करते तो हैं बेटा। कोटा में चंबल नदी, उसी के नजदीक क्या है? बिजली पावर प्लांट है, जो धारा, जो टरबाइन्स होते हैं उनकी हेल्प से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। देखो, किसी नए पदार्थ का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, अगली बात, दूसरी बात, क्या आपने सबने प्रतिरोध सुना है? प्रतिरोध, जल अकार्बनिक क्यों है बेटा? उसमें कार्बन कहां है? सुमित कश्यप। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, क्या आपने प्रतिरोध के बारे में सुना है? प्रतिरोध, रुकावट, प्रतिरोध, रुकावट। हाँ, वेरी गुड। तो मुझे बताओ, धातुओं में ताप का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेरी गुड बेटा। धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। धातुओं में, हाँ, जो कहीं ना कहीं बाधा देता है, हाँ, ताप बढ़ाने पर क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। जैसे कि देखो, यहां धातुओं में जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और तेजी से गति करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन भागेंगे, धक्का मुक्की होगी, भीड़ भाड़ होगी, तो टकराहट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। टकराहट बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में दिक्कत आएगी। तो ताप बढ़ाने पर धातुओं में प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर धातुओं में प्रतिरोध, धातुओं में प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है बेटा? रुकावट, मार्ग में आने वाली रुकावट, प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये फेराडे के वैद्युत अपघटन के नियम की पालना नहीं करते, हम आगे पढ़ेंगे, ये पॉइंट भी लिख लो। यह धात्विक चालक, धात्विक चालकों के बारे में, यह फेराडे के वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन नियमों की पालना नहीं करते हैं, की पालना नहीं करते हैं, पालना नहीं करते हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, ठीक। धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर। मानसी जी, वेरी गुड बेटा। सिंपल सी चीज है, फिजिकल ज्यादा आसान होती है समझना। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, वर्षा का पानी शुद्ध है या अशुद्ध? देखो यार, वर्षा का पानी वैसे तो शुद्ध ही बोला जाता है उसको, एकदम शुद्ध जल बोला जाता है उसको। ठीक है, लेकिन आजकल शुद्ध जल रहा कहाँ? अम्लीय वर्षा की वजह से उसमें क्या होता है, हम फैक्ट्रियां वगैरह होती है, अदरवाइज तो शुद्ध ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा, फैक्ट्रियों से क्या निकलती है? हानिकारक गैसें निकलती है, जैसे कि SO2 निकलती है, NO2 निकलती है। तो SO2 जल से मिलते ही क्या बना लेती है? याद करो, तुमने पढ़ा होगा SO2, सल्फर एक अधातु, अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय। तो जैसे ही जल में मिलेगी तो क्या बनाएगी? ये अम्ल, H2CO3, SO3, सल्फ्यूरस अम्ल। 3 विकेट हो गए। ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल जो कि अम्ल है, ठीक है, या H2SO4, ठीक है, ये बना लेते हैं तो अम्लीय वर्षा हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज तो बारिश का जल शुद्ध जल ही होता है। हाँ हाँ, वेरी गुड। इतना बात हो गया, अब बस आगे आगे बढ़ते हैं। तो धात्विक चालक ये हो गए बेटा। अब दूसरा हेडिंग डाल लो, वैद्युत अपघटनी चालक, 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 इलेक्ट्रोलाइट जिन्हें बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ, पहले वर्षा का पानी शुद्ध होता था, ठीक है, पी लेते थे अपन आराम से, ऐसे मुंह खोले खड़े हो जाओ। ठीक है, ओके। पहले तो वर्षा के जल का भंडारण भी तो किया जाता था ना गांव में। आपने 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, जल संरक्षण कैसे किया जाता है। ओके, हाँ जी। तो अब जरा देखो ध्यान से, सर कुछ नहीं, मुंह खोल के खड़ा हो जाते थे।
ओके, हाँ जी। अब यहां पर वैद्युत अपघटनी चालक, वैद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं? वैद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो गलित अवस्था में या जिनके जलीय विलयन आयनों के कारण धारा का चालन करते हैं। ठीक है, हाँ जी। वे पदार्थ जो कि अपने जलीय विलयन या गलित अवस्था में आयनों के मुक्त होने के कारण धारा का चालन करते हो। धारा का चालन करते हो, वैद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। वैद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। क्योंकि तुम यहां पे पहले समझ जाओगे ना कि यार ये इलेक्ट्रोलाइट है। कल क्लास नहीं है तुम्हारी, कल बैच 1 की क्लास नहीं है भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? सर बैटरी में, कौन सी बैटरी में पानी डालना है तेरे को? इसी का। हाँ जी बेटा, कितनी क्लास होगी 9 पर? अरे बैच 2 की क्लास से पागलो, बैच 1 की कोई क्लास नहीं है कल। ठीक है, गलित का मतलब जैसे कि देख ध्यान से, फ्यूज्ड फॉर्म मतलब जैसे कि सूखा नमक और उस नमक में कुछ मात्रा में पानी मिला दो। ठीक है, पेस्ट की फॉर्म में तो उसमें भी आयन प्रवाहित हो जाते हैं। थोड़ा सा नमी चाहिए, धारा प्रवाहित हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, वो वाला सीन है। और बिल्कुल, और विलयन तो क्या होता है, जैसे कि पानी में नमक मिला के घुल दो। ठीक है, वो घुल जाएगा। और गलित अवस्था में जिसमें तो क्या होता है कि सोल्ट का मात्रा, लवण की मात्रा ज्यादा है। ओके, हाँ जी, ये हो गया। अब जैसे कि देखो ध्यान से, वैद्युत अपघटनी चालक 2 प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार, ये प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, अभी बताऊंगा एक उदाहरण। वे वैद्युत अपघट्य, ठीक है, जो पूर्णतया आयनित हो जाए। वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय अवस्था में पूर्णतया 100% आयनित हो जाते हो। उदाहरण अभी लिखेंगे, पहले फटाफट से लिख लो। वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय अवस्था में, दूध में बेटा वो होता तो है, क्या बोलते हैं, पानी होता तो है, धारा प्रवाहित हो जाएगी। इस संडे को टेस्ट नहीं है बेटा, नेक्स्ट संडे को होगा। ओके, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? वैद्युत रसायन चल रहा है माही। ओके, हाँ जी। जैसे कि देखो ध्यान से उदाहरण वैद्युत, अब इनके उदाहरण देखो, जैसे कि प्रबल अम्ल 100% आयोनाइज हो जाते हैं, जैसे कि H2SO4 हो गया, HI हो गया। ठीक है, ये प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल क्षार, ठीक है, प्रबल क्षार जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया। लवण NaCl, KCl, CuSO4, लवण आदि, ये इसमें आ जाएंगे बेटा। ठीक है, ओके, हाँ जी, ये सब प्रबल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण होते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल में लिख लो, जैसे कि H2SO4, HI,
ठीक है, बाकी आदि, बाकी फिर अपन आगे देखते रहेंगे, ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे इनको। यहाँ पे प्रबल क्षार में NaOH, KOH आदि। लवण में कोई भी लवण ले लो, जैसे कि NaCl ले लो, कॉपर सल्फेट ले लो, K2SO4 ले लो, कुछ भी ले लो यार, आदि। वैसे मैं लिखवा नहीं रहा था, तुमने बीच में कम में ऑप्शन में बता दिए ना, तो मैंने लिखवा देता हूँ बच्चों को। हाँ जी, पुरानी वाली नोट्स में बेटा चैप्टर डाल के लिखना है। अरे यार बस आप ये चैप्टर डाल दो बेटा, नया अध्याय हेडिंग डाल लो, 1-2 पेज छोड़ दो, ताकि बाई चांस अगर कुछ लिखना हो आपको तो लिख सको, फिर 1-2 पेज छोड़ करके हेडिंग डाल दो, वैद्युत रसायन क्लास 12 फिजिकल का चैप्टर है ये। हाँ जी, क्या कर रहा है भैया लल्ला, कृष्ण मोहन लल्ला? बेटा क्लास चल रही है यार, क्लास चल रही है। तुम्हारी क्लास कैसे रुक जाती है? चलती रहती है यार, भगवान। अरे भैया चल रही है लल्ला जी, कृष्ण मोहन लल्ला, चल रही है भाई क्लास। HNO3 हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है। ये प्रबल। और देखो दूसरा बी में दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि 100% आयोनाइज ना हो, जो कंप्लीटली आयोनाइज ना हो। बिल्कुल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्लास 12 का टॉपिक है बेटा, तो हाँ या ना? बहुत ही अच्छा। अरे कल टेस्ट नहीं है, अगले संडे को टेस्ट है भाइयों, अगले संडे को टेस्ट है, ठीक है। कल केवल बैच 2 की एक्स्ट्रा क्लास है यार, क्यों जबरदस्ती तेज बुलाते हो यार, चुपचाप पढ़ लो ना यार। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से यहां पर, जो पूर्णतया आयनित न हो, जो पूर्णतया आयनित न हो। उदाहरण, सभी कार्बनिक अम्ल, सभी कार्बनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल को छोड़ के, सल्फोनिक अम्ल को छोड़ के, सल्फोनिक अम्ल को छोड़कर, सभी कार्बनिक अम्ल, ठीक है। लवण का एग्जाम्पल NaCl, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कोई भी लिख सकता है बेटा, AgNO3 कुछ भी ले सकता है। जैसे कि यहां पर सभी कार्बनिक अम्ल, जैसे कि एसिटिक अम्ल हो गया, HCN हो गया, ठीक है, HCl हो गया, अमोनिया हो गया आदि, ये सब धारा का प्रवाह करेंगे, ये सब धारा का प्रवाह करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो सभी कार्बनिक अम्ल इसमें आ जाएंगे। एसिटिक अम्ल हो गया, फिनोल हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, इनके अलावा कुछ और अम्ल हो गए, वो सब यहाँ पे। ऑर्गेनिक पढ़ेंगे बेटा, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। पहले ये तुम्हारे स्टार्टिंग के चैप्टर खत्म कर ले, फिर ऑर्गेनिक की पूरी अलग कॉपी बनाएंगे, पूरा ऑर्गेनिक ही चलेगा उसमें। हाँ जी, ओके, ये हो गया। अब आगे देखो, अब आगे देखो यार, तुम ना मानते नहीं एक तो। हाँ जी, सभी कार्बनिक अम्ल, ये सारे के सारे ये हैं। तो जरा देखो ध्यान से, हमने देखा चालक जो धारा का चालन करे, दो प्रकार, धात्विक चालक और वैद्युत चालक। धात्विक चालक धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों की वजह से करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, और वैद्युत चालक मुक्त आयनों की वजह से धारा का चालन करते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल जो 100% आयनित हो जाए, दुर्बल जो 100% आयनित ना हो, ठीक है। खुश, ओके। जैसे कि कार्बनिक अम्ल, सारे के सारे कार्बनिक अम्ल, मतलब हाइड्रोकार्बन में जो अम्ल हम पढ़ते हैं ना वो, ठीक, ओके। एसिटिक अम्ल, HCN, अमोनिया आदि, ये 100% आयनित नहीं होते हैं बेटा। अब ये कुछ परिभाषाएं ये हम बाद में देखेंगे, कुछ परिभाषाएं ये हम बाद में देखेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो मेरे को बताना है, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, हाँ जी, वैद्युत अपघटनी चालकों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ाने पर क्या इनके प्रतिरोध में क्या चेंज आएगा?
क्या आप बता सकते हो? बेटा जो वैद्युत अपघटनी चालक थे, धात्विक चालकों में तो क्या था कि जैसे कि मैंने मान लो कोई तार था, उसके अंदर क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनों की टक्करें और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे उनके आवागमन में दिक्कत आएगी। जबकि यहां पर क्या होता है, वैद्युत अपघटनी चालन में क्या होता है कि जितना ज्यादा ताप बढ़ेगा, आयनों की गतिशीलता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। गतिशीलता बढ़ गई तो प्रतिरोध घट गया। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी, वो और तेज गति करेंगे इधर उधर इधर उधर इधर उधर। ठीक है, ओके। जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे यहां पे उतना ज्यादा बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें तो वैद्युत अपघट्यों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है, घटता है, इनके प्रतिरोध में कमी आती है। और जब यहां पे केमिकल चेंज होता है, यहां पर एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, यहां पे जरा देखो ध्यान से, यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि यार H2SO4 है, H2SO4 का जब हम वैद्युत अपघटन करवाएंगे तो किस इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस प्राप्त होगी, पूछा जाता है ना। ओके, तो यहां पर ये हो गया। अगला, यह फेराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों की पालना करते हैं, क्योंकि यहां पर हमें वही देखना है। ठीक है, यह फेराडे के वैद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटनी नियमों की पालना करते हैं, नियमों की पालना करते हैं। ठीक है, ये फेराडे के वैद्युत अपघटनी नियमों की पालना करते हैं। तो भाई साहब बात ऐसी है, घर जैसी है। हमने ये देख लिया कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल 100% आयनित हो जाएंगे, जैसे कि प्रबल अम्ल हो गया, कोई प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार कोई प्रबल क्षार हो गया, लवण कोई भी लवण, वो तो 100% आयनित हो ही जाता है। ठीक, तो यहां पर हमने इनके बारे में देख लिया। अब हमें इस चालकता वाले पार्ट को ढंग से समझना है, तो हमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि प्रतिरोध के बारे में जानना है, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं, धात्विक चालक हो गए या वैद्युत अपघटनी चालक हो गए, ये ओम के नियम की पालना करते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिरोध वगैरह आएगा। तो हम कितना विभवांतर लगा रहे हैं, क्या धारा प्रवाहित हो रही है, वो चीजें यहां पे हमें देखनी मिलेगी। फिर कुछ और छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेटा अब आप हेडिंग डाल लो, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, इन पे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं, और उस पर क्वेश्चन आया था 2023 में। हाँ जी, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले प्रतिरोध आर, सबसे पहले प्रतिरोध आर, सबसे पहले प्रतिरोध आर। तो प्रतिरोध क्या होता है? तो पहली बात तो यार, जो धात्विक चालक हो गए या फिर वैद्युत अपघटनी चालक हो गए, ये ओम के नियम की पालना करते हैं। ये लिख लो, धात्विक चालक, धात्विक चालक एवं वैद्युत अपघटनी चालक, वैद्युत अपघटनी चालक ओम के नियम की, ओम के नियम की पालना करते हैं, पालना करते हैं। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो जरा देखो ध्यान से, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक तार पर, किसी भी चालक तार पर हम जितना विभव आरोपित करते हैं, विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात V बराबर IR, आपने पढ़ा होगा ना, V बराबर IR,
फिजिक्स में आता है बेटा, V बराबर IR, वीर। तो अगर मैं R बराबर निकालूंगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई। V क्या है, आरोपित विभवांतर, I चालक में प्रवाहित धारा, हाँ या ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ओम के नियम से जो प्रतिरोध होता है, ओम के नियम से जो प्रतिरोध R होता है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है बेटा, आरोपित विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा I। ठीक, जहां पर V क्या है, जहां पर है बेटा V आरोपित विभवांतर या आरोपित विभव, ठीक है, ओके। I चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, समझ में आया। और अगर हम R के मात्रक की बात करें तो सबको पता होगा, मात्रक किसका, R का मात्रक। R मतलब प्रतिरोध, R मतलब प्रतिरोध, गेस नियतांक नहीं, R मतलब प्रतिरोध। तो जरा देखो ध्यान से, R बराबर है V अपॉन I। V विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है, वोल्ट। और यहां पर T क्या है, I क्या है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो जरा देखो ध्यान से, इसका मात्रक या तो आप लिख सकते हो वोल्ट पर एम्पियर या ओम। और ओम ऐसे दिखाया जाता है, ओके, वोल्ट पर एम्पियर या ओम, वोल्ट पर एम्पियर या ओम। तो प्रतिरोध R आपको कंप्लीट होना चाहिए, प्रतिरोध आपको कंप्लीट होना चाहिए। प्रतिरोध एक तरह की बाधा है जो कि धारा प्रवाह में दिक्कत देती है। ताप बढ़ाते हैं तो धातुओं में प्रतिरोध बढ़ता जाता है, परंतु विद्युत अपघट्यों में प्रतिरोध, टेम्परेचर का प्रतिरोध पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रतिरोध विद्युत अपघट्यों में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें क्या होते हैं, आयनों की गति बढ़ती जाती है। आयन गति बढ़ रही है, गतिशीलता बढ़ रही है तो चालकता बढ़ती जाएगी, मतलब प्रतिरोध उल्टा घट रहा है। ओके, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, प्रतिरोध। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं, साथ के साथ लिखते रहें। चालकत्व हेडिंग डाल लें, चालकत्व, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टेंस, जिसको कैपिटल G से दर्शाया जाता है, कंडक्टेंस, चालकत्व। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध मतलब रुकावट, ये उसका उल्टा है। अरे साइड में हटो, जल्दी वहां से हटो, वो वाला सीन है इसका। ओके, ये क्या करेगा, चालक, कोई भी चालक पदार्थ है, उसकी चालकत्व में, उसके चालकता में वृद्धि करने का काम करता है, हाँ या ना। तो चालकत्व क्या है, यह प्रतिरोध R का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। यह पदार्थ की चालकता को बढ़ाने में मदद करता है, यह चालक पदार्थ की चालकता को बढ़ाने में मदद करता है, समझ आया बेटा, जस्ट उल्टा है। तो इसको G से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, G से लिखते हैं। आपको इस चैप्टर में छोटे छोटे फॉर्मूले मिलेंगे, बस वो छोटे छोटे फॉर्मूले याद कर लेना, काम हो जाएगा। चालकत्व, तो चालकत्व G बराबर क्या हो जाएगा, चालकत्व G बराबर क्या हो जाएगा, 1/R, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, 1/R,
ओके, अब बात करें इसके मात्रक के बारे में, तो मात्रक के बारे में बता दो फटाफट, इसके मात्रक के बारे में बता दो फटाफट, इसके मात्रक के बारे में बता दो फटाफट। ओके, हाँ जी, तो इसका मात्रक जी का मात्रक, कैपिटल जी का मात्रक, तो जी का मात्रक अगर हम देखें बेटा, तो यार आर बटे में, तो या तो 1/ओम बोलूं मैं इसको, ये 1/ओम है ना, तो ओम ऊपर चला जाएगा, ओम इनवर्स, वेरी गुड। इसका मात्रक क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, महो, क्या बोलते हैं, महो, महो, या सीमेन, कैपिटल एस, कैपिटल एस, कैपिटल एस, हाँ जी। ओम इनवर्स, यूनिवर्स नहीं बेटा, ओम इनवर्स, ठीक है, महो या फिर सीमेन, या सीमेन, या सीमेन, ठीक है, ओम इनवर्स, महो या सीमेन, क्लियर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको जी से डिनोट करते हैं बेटा, हाँ जी, क्लियर हो गया, हाँ सी से भी लिख सकते हो बेटा इसको, ठीक है, ओके, जी, जनरली इसको जी से लिखा जाता है, एस सीमेन। अब आगे देखो, अब आगे देखो, ये क्या करेगा, चालकत्व को बढ़ाने में मदद करेगा। अब आगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, रो 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 रो, हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इंग्लिश में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, रो, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, रो, हाँ जी। तो जरा देखो ध्यान से यहां पर क्या होता है, तो अगर प्रतिरोध है तो प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, ये वाली चीजें भी आपको यहां पर देखनी है, सारी बातें यहां पर हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम क्या करें, कोई एक सेटअप बनाए, चाहे धातु का बनाए, चाहे 2 इलेक्ट्रोड ले लें, जैसे कि मान लीजिए बेटा, ये मैंने ये क्या बना दिया यार, हाँ जी, जरा देखिएगा, एक मैंने घन ले लिया, घन, ठीक है, ये मैंने बना दिया एक घन, अरे पूरी मिट गई क्या, ये 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट है बेटा, ठीक है, ये 2 प्लेट है जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ए, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस ये डिस्टेंस है बेटा एल, दोनों के बीच की डिस्टेंस है एल, हाँ बनाना है, बिल्कुल बनाना है बेटा, तभी तो तरीके से बना रहा हूं मैं, ओके। 2 प्लेट है, ठीक है, चाहे आप इसको इलेक्ट्रोड मान लो, चाहे धातुओं मान लो, हाँ जी, अरे पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, हाँ जी। तो ये 2 प्लेट है जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यहां पर एल है, तो यहां पर अगर दोनों का मैं संबंध किससे कर दूं, दोनों का संबंध किससे कर दूं, यहां पर हमारे धारा मापी वगैरह से कर दें, तो यहां पर कुछ प्रतिरोध वगैरह उत्पन्न होएगा। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो यार, जो प्रतिरोध होता है ना आर, वो प्रतिरोध आर ना लंबाई के तो समानुपाती होता है, परंतु अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यस और नो। क्या आप जानते हो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि यार प्रतिरोध आर लंबाई के तो समानुपाती होता है, परंतु ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बोलो बेटा, जानते हो।
जानते हो ना कि जहां पर ये एल क्या है, जहां एल दोनों इलेक्ट्रोड बोल दो इनको, या प्लेट बोल दो, दोनों छड़ों, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी बोल दो, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, ठीक है। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, चूंकि हम ये जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के तो समानुपाती होता है परंतु अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर हमने ये देख लिया, तो यहां पर ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, यहां पर एक स्थिरांक आता है रो, L/A। जहां अगर मैं रो को निकाल लूं तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर, ये इधर आ जाएगा, तो R इंटू A/L। ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अरे भाई ठीक है ना राजा कृष्णा, यार राजा कृष्णा बहुत बढ़िया, ठीक है यार। रो बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, R इंटू R, ए ऊपर भेज देंगे, L बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू A/L। जहां रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ओके, ये लंबाई सेंटीमीटर में, ठीक है। हाँ जी, सरफेस, सरफेस, ठीक है। हाँ जी, ये यहां पे इसकी जो सरफेस है ना बेटा, इसी को बोला जाता है इसकी अनुप्रस्थ काट, सतह। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, हम ओम के नियम में ये कुछ इतना कुछ बातें पढ़े हुए हैं, तो वहां पर ही ये चीज आती है आपके। सब मेरे पिछले चैप्टर के रह चुके हैं, प्लीज सोल्व कर दीजिए, मेरे पिछले चैप्टर्स के रह चुके हैं, पढ़ लो ना यार बेटा, ठीक है। तो यहां पे ये रोही क्या कहलाता है, यहां पे ये रोही क्या कहलाता है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। रोले नहीं है बे, हाँ जी, यही कहलाता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। अगर हम बात करें इसके मात्रक के बारे में, अगर हम बात करें इसके रो का मात्रक क्या होता है, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या है, आइए चलिए बात करते हैं मात्रक। अरे 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 अरे, मात्रक, हाँ जी, तो विशिष्ट प्रतिरोध इसका मात्रक, रो का मात्रक। हाँ, तो जरा देखो ध्यान से, चूंकि हम जानते हैं रो बराबर क्या होता है, R इंटू A/L। यस और नो, यस। तो सबके मात्रक इसमें रख दो, आपके पास रो का मात्रक आ जाएगा। तो रो, R का मात्रक ओम, A का मात्रक, देखो लंबाई किसमें, सेंटीमीटर में, तो ऊपर जो A है अनुप्रस्थ काट वो भी सेंटीमीटर में आएगा। एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर में लिया है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर छमछम, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। तो यहां पर इसका मात्रक क्या आया, मात्रक क्या आया बेटा, मात्रक आया ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो यहां पर रो का मात्रक क्या आ जाएगा, इन सबके मात्रक को रख दो, फिर आपके पास रो का मात्रक आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। डंडना डंडन, ये वाली बात भी हमने क्लियर कर दी, ये वाली बात भी हमने क्लियर कर दी। अब इसका अगला टॉपिक आता है चालकता, चालकता या विशिष्ट चालकत्व, चालकता या विशिष्ट चालकत्व, चालकता या विशिष्ट चालकत्व, कंडक्टेंस, ठीक है। चालकता या विशिष्ट चालकत्व, जिसको हम क्या किससे दर्शाते हैं, इस तरीके से, एक छोटा डंडा और एक बड़ा डंडा, इसको बोलते हैं कप्पा, अरे कप्पा, 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 इसको बोलते हैं कप्पा।
तो चालकता या विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। देखो चालकत्व G वो किसका व्युत्क्रम था? R का। और विशिष्ट चालकत्व या चालकता ये किसका व्युत्क्रम है? रो का, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पे लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? का व्युत्क्रम चालकता या विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व, अरे विशिष्ट चालकत्व कप्पा कहलाता है। अतः तो बेटा कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ। पहला फॉर्मूला। अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है तो आप कप्पा का मान निकालना चाहते हो तो 1/ρ कर दो, आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध आ जाएगा। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये भी एक सूत्र हो गया, ठीक है। हाँ जी, रो का मान क्या जानते हैं हम? क्या रो का मान हम जानते हैं? तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर कप्पा 1/ρ, तो क्या यार यहां पर जो रो का मान था वो क्या था? RA/L। तो यहां पे उल्टा हो जाएगा, सब अपोन में आ जाएगा। तो यार ये हो गया 1/RL/A। हाँ या ना? हमने रो का मान रखा है सिर्फ, चूंकि हम जानते हैं रो बराबर क्या होता है? RA/L होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आ गया आपके पास दूसरा फॉर्मूला, ये आ गया आपके पास दूसरा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और बताऊं, 1/R क्या होता था? 1/R होता था चालकत्व। 1/R क्या होता था? चालकत्व। तो जरा देखो ध्यान से, हम ये भी जानते हैं G बराबर होता है 1/R। तो वापस से अगला फॉर्मूला, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? G गुणा L/A। ये आपके पास अगला फॉर्मूला आ गया। अब एक और फॉर्मूला मैं तुम्हें यहां पर बताऊंगा, पहले उसकी हम साइड में, हाँ जी, एक और फॉर्मूला मैं यहां पर बताऊंगा तो मैं साइड में लिखवा देता हूं, चूंकि सेल नियतांक, एक होता है सेल नियतांक, एक होता है सेल नियतांक, जिसको हम दर्शाते हैं G स्टार से। G स्टार से सेल नियतांक क्या होता है बेटा? कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात। अभी मैं लिखवा दूंगा, ये होता है सेल नियतांक, ये होता है आपका सेल नियतांक। हाँ जी, ये होता है आपका सेल नियतांक। तो वापस से कप्पा बराबर क्या आ जाएगा? G गुणा G स्टार, G गुणा G स्टार। तो ये अलग अलग समीकरणें आ गई, हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कप्पा बराबर 1/ρ या फिर 1/RL/A, कोई भी आपको दे रखा उसको पुट करना है। कप्पा बराबर G गुणा L/A या फिर कप्पा बराबर G गुणा G स्टार, G गुणा G स्टार, G गुणा G स्टार। तो हमने क्या समझ लिया? हमने ये समझ लिया कि यार विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, चालकत्व और सेल नियतांक का गुणनफल होता है। चालकत्व गुणा सेल नियतांक, सेल नियतांक का गुणनफल होता है। बेटा सिंपल सा चैप्टर है, बहुत आसान है, बस आपको ये शुरुआती चीजें समझनी है, अच्छे से क्लियर करनी है। ओके, अब इसका मात्रक भी लिख लेंगे, फिर अलग से मैं सेल नियतांक भी आपको एक बार वापस से लिखवा दूंगा। ओके, अब इसके मात्रक की बात की जाए तो जरा देखो, फॉर्मूला कोई भी हो, किसी भी भौतिक राशि का कोई भी फॉर्मूला हो, उसका मात्रक कभी चेंज नहीं होता। F बराबर ma होता है F बराबर कुछ और भी होता होगा, लेकिन सूत्र तो उसका मात्रक विमा तो सेम ही रहता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें कप्पा
का मात्रक। हाँ जी, 1/रो, इससे सारा काम हो जाएगा, 1/रो से सारा काम हो जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, 1/रो क्या होता है भैया? हाँ जी, चूंकि हम जानते हैं कप्पा बराबर होता है 1/रो, और रो का मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। क्या होता है बेटा? ओम सेंटीमीटर। तो पलट करके ऊपर चला जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो यार इसके मात्रक ये 1/रो है, नीचे आ जाएगा, पलट करके सब ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर हमारे पास कप्पा का मात्रक क्या निकल करके आया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या ओम इनवर्स बोलो, कहां गया? ओम इनवर्स को महो भी लिख सकते हैं या सीमेन भी लिख सकते हैं। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, सेंटीमीटर इनवर्स और ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको हम ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? महो लिख सकते हैं, महो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कप्पा का मात्रक आ गया। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फायदे में रहोगे। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फायदे में रहोगे। क्लियर हो गया? ओके, हाँ जी, डन। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बहुत ही बढ़िया है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो बहुत ही बढ़िया है। कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे एकदम नए हैं। डन, इतना बात समझ में आ गया बेटा। सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर एक सेल नियतांक के बारे में हम और लिख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। एक सेल नियतांक के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, सेल नियतांक, सेल नियतांक ये क्या होता है? जी स्टार। सेल नियतांक क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोडों के, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात। हाँ जी, दो सेल नियतांक क्या होता है? दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L एवं उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का अनुपात सेल नियतांक कहलाता है। इसे जी स्टार से लिखते हैं, जी स्टार द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये टॉपिक सिंपल है बेटा, इसलिए पहले इसको खत्म कर लेते हैं। ओके, तो जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मात्रक बताओ इसका, मात्रक बताइए फटाफट से। हाँ बिल्कुल बेटा, आई बताऊंगा शिवम। मात्रक बता दो इसका फटाफट से। देखो ऊपर सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। तो देखो ऊपर है सेंटीमीटर, नीचे है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, नीचे 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। थोड़ी जल्दी कर दी मैंने। हाँ जी, तो यहाँ पे हम जानते हैं ना जी स्टार बराबर, ऊपर क्या है? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, नीचे क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छम तो जी स्टार का मात्रक क्या आ जाएगा बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिवर्स नहीं इनवर्स। अब जरा देखो ध्यान से, भी जितना पड़ा फटाफट से लगा लेते, टाइम निकल जाता है यार। प्रबल विद्युत अपघट्य वह है जो कि पानी में आसानी से घुल जाए, जो कि धारा का चालन कर ले, उच्च सांद्रता पे भी वियोजित हो जाए। हाँ जी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है?
प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है? जो धारा का चालन करता है, धारा का चालन तो दुर्बल वाला भी करता है, ठीक है, जो कि पानी में आसानी से घुल जाए, हाँ या ना? जो धारा का चालन करता है, उच्च सांद्रता पे भी धारा आयनों में वियोजित हो जाता है, अत्यधिक तनुता पर आयनों में वियोजित हो जाता है। जरा देखो ध्यान से, प्रबल विद्युत अपघट्य वो होता है बेटा जो हाई कंसंट्रेशन पर भी आयनों में वियोजित हो जाता है, अच्छे से यहाँ पर वियोजित हो जाता है, ठीक है। सही तो सारे ही है, धारा का चालन भी करता है, पानी में आसानी से भी घुल जाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य, यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, पानी में ये आसानी से घुल जाता है, ये बात भी सत्य है। धारा का चालन तो दुर्बल भी करता है, अत्यधिक तन्यता पर आयनों में वियोजित हो जाता है, वो दुर्बल के लिए, ठीक है। ओके, तो इसमें जरा देखो ध्यान से, उच्च सांद्रता पर भी हाई कंसंट्रेशन रहेगी ना, तो भी वो आराम से डिसोशिएट हो जाता है, क्योंकि उसका सांद्रता मतलब कितनी मात्रा है जो कि विलायक में उपस्थित है। ओके, हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर प्रबल विद्युत अपघट्य जो कि बेटा धारा का चालन करेगा, दुर्बल भी कर लेता है धारा का चालन, तो एसिटिक अम्ल भी धारा का चालन करता है बेटा। रेडियोलॉजिस्ट धारा का चालन तो दुर्बल भी कर लेता है। ओके, लिख लो फटाफट से, लिख लो इसको, लिख लो फटाफट लिख लो, लिख करके फ्री करो। हाँ जी, तब तक स्कोर बता दो, कोई मैच का क्या स्कोर चल रहा है? अगला, संगलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण करता है? 4 विकेट हो गए क्या? हाँ जी, सोडियम क्लोराइड Na+Cl- देगा, मुक्त आयनों की वजह से धारा का चालन करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त अणु नहीं, सोडियम के मुक्त परमाणु नहीं, मुक्त आयनों के कारण, ठीक है। विद्युत अपघटनी चालन किनके गति के कारण होता है? हाँ जी, अणु परमाणु आयन मुक्त आयनों के कारण होता है, ठीक है। ओके, मुक्त आयनों के कारण होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो अभी अभी हमने टॉपिक्स पढ़े बेटा, उन पर करें, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, डे बाय डे हर एक दिन जितना हमने पढ़ा है उसका साथ के साथ अगले दिन आते ही सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब बच्चों जरा देखो ध्यान से, आपके लिए काम की एक चीज, हाँ जी, हमने कुछ होमवर्क डिस्कशन करना है, लेक्चर नंबर 17 का। हाँ जी, जो रह गया था इसको साथ के साथ निपटा लेते हैं। हाँ जी, लेक्चर नंबर 18 कर लेते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा तो बढ़िया से काम बन जाएगा। 4 विकेट हो गए यार, आज पता नहीं मेरे को वाई भी नहीं आ रही थी कि बढ़िया खेलेंगे, पता नहीं क्या। मैंने स्टार्टिंग के 2 ओवर देखे पाकिस्तान के, क्या बॉलिंग डाल रहे थे भाई, 2 या 4 ओवर। बारिश से पहले मैंने देखा था, बारिश से पहले का मैच में देख रहा था, जो बॉलिंग कर रहे थे यार, वो नसीम की जो बॉल बाहर निकल रही थी डिप्पा खा करके, बहुत शानदार थे। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैच है तो। हाँ, सहसंयोजी गुण का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? सहसंयोजी गुणों का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? बिना कोई टाइम वेस्ट करे फटाफट से इसका आंसर बताएं बेटा। सहसंयोजी गुण का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? 1 मिनट, इसको मैं खोल देता हूं, जल्दी जवाब दे पाओगे आप और मैं जल्दी सोल्व कर पाऊंगा। अरे खुल जा भाई, क्या दिक्कत आ रही है इसको? हाँ जी, बताओ जरा, देखो ध्यान से बेटा, बातें कम काम ज्यादा। सहसंयोजी गुण का बढ़ता हुआ क्रम, ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा दिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था कि सहसंयोजी गुण किसमें ज्यादा होते हैं? बढ़ता क्रम पूछ रहा है, इसका आंसर 3rd था, ठीक है। ओके, वेरी गुड। सर्वाधिक सहसंयोजी कौन होगा? सर्वाधिक सहसंयोजी कौन होगा? CA, अब खुल गया। सर्वाधिक सहसंयोजी कौन होगा? सर्वाधिक सहसंयोजी कौन था? ये भी हमने देख लिया था कि सर्वाधिक सहसंयोजी वो होगा जिसमें ऋणायन बड़ा हो, तो आंसर आया था ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? जिसमें ऋणायन बड़ा हो उसका सहसंयोजी गुण ज्यादा होगा फजान के नियम से, ठीक है। वेरी गुड, डी। LiCl NaCl निम्न में से कौन सा कथन सही है?
LiCl का NaCl की तुलना में उच्च गलनांक होता है। अच्छा, LiCl का NaCl की तुलना में उच्च गलनांक होता है क्या? LiCl जल में विलय होता है जबकि NaCl नहीं। LiCl जल में NaCl की तुलना में अधिक आयनित होता है। गलित LiCl गलित NaCl की तुलना में कम चालक होता है। अच्छे सारे जवाब दो, सारे जवाब बताओ बेटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि LiCl और NaCl गलनांक के बारे में, इनका गलनांक का आप जरूर ध्यान रखें। गलनांक सबसे ज्यादा होता है NaCl का, फिर KCl का, ठीक है, फिर यहां पर RbCl का, फिर CHCl, ये लिख लो RbCl CHCl। गलनांक जालक ऊर्जा जिसकी ज्यादा उसका ज्यादा होता है। तो भाई आपको लगेगा कि सर LiCl की तो जालक ऊर्जा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, परंतु मैं आपको बता दूं LiCl और सीजियम क्लोराइड का गलनांक लगभग सेम होता है। कारण क्या? यह सहसंयोजी होता है, यह सहसंयोजी होता है, यह सहसंयोजी होता है फजान के नियम से, यह सहसंयोजी होता है। ठीक है, तो यहां पर NaCl, फिर KCl, RbCl, CHCl और LiCl का गलनांक बराबर ही हो जाता है। ये तो सबसे कम जालक ऊर्जा के कारण, और LiCl क्यों? क्योंकि इसमें सहसंयोजी गुण होते हैं, इस वजह से। विराट कोहली आउट हो गया, ठीक है, अरे यार, ठीक है। तो यहां पर ये वाला इसका सही है, ये वाला सही है, ठीक है। अब आपकी क्लास के बाद मेरी थोड़ी ना क्लास है, मैं बढ़िया आराम से मैच देखूंगा ना, ठीक। हाँ, क्षार धातुएं उन्नत ताप पर प्रत्यक्ष संश्लेषण द्वारा जैसे लवण हाइड्राइड बनाती है, इन हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व का घटताक्रम बताना है। तापीय हाइड्राइड, हाइड्राइडों का स्थायित्व ऊपर से नीचे चलने पर घटता जाता है। मैंने तापीय स्थायित्व आपको पढ़ाया था, अगर ऋणायन केवल सिंगल वाला हो तो तापीय स्थायित्व ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, तापीय स्थायित्व ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, तापीय स्थायित्व ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। क्या बी करेक्ट हो जाएगा बेटा? क्या बी करेक्ट हो जाएगा? हाँ बेटा। अब क्या ओनली होमवर्क डिस्कशन करूंगा लास्ट के टाइम पर मैं, ओके, होमवर्क डिस्कस करूंगा। हाँ जी, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट है, ठीक है। फटाफट से बिना कोई टाइम वेस्ट किए, किसका गलनांक सबसे कम है? किसका गलनांक सबसे कम है? ये हम पहले भी कर चुके हैं। किसका गलनांक सबसे कम आया था? यहां पर CaI2 का आया था, ठीक है, ओके। ये विलेयता वाला क्षारीय धातुओं के सल्फेट, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है बेटा, ठीक है, ओके। विलेयता घटती जाती है सल्फेटों के ऊपर से नीचे चलने पर। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, डी हो गया, ओके। ये क्वेश्चन शायद मैं क्लास में करवा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन शायद मैं क्लास में करवा चुका हूं। पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट के तापीय स्थायित्व का क्रम देखो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक ही वर्ग में आते हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पे तापीय स्थायित्व बढ़ता जाता है, जबकि पोटेशियम कार्बोनेट एक क्षार धातु का कार्बोनेट है, उनका तापीय स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम का, फिर बाकियों का बढ़ते क्रम में बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, सबसे आगे आएगा पोटेशियम कार्बोनेट। बेटा पढ़ लो, इसका आंसर हो जाएगा बी, देख लो बी, ओके, क्लियर हो गया? हाँ जी, ये वाला डन। अब इसके बाद लेक्चर नंबर अगला, मैं चाहता हूं मैं अपनी तरफ से पूरा काम करवा दूं बेटा। हाँ जी, लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 19 फटाफट से पढ़ लो। अरे यार आंसर क्यों दिख रहा है? हाँ जी, जल का अत्यधिक क्वथनांक, वैसे मैं भी चाहूंगा इंडिया ही जीते, ठीक है, इंडिया जीते। जल में अत्यधिक उच्च क्वथनांक का कारण क्या है? अरे यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये तो आपने ऑलरेडी लगाए होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इनको एक बार देख लो मेरी झलक से। जल में अत्यधिक उच्च क्वथनांक का कारण क्या है?
H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग पढ़ा था हमने, H2O, H2S, H2SE, H2TE, सबसे ज्यादा H2O का होता था क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती थी। H बॉन्डिंग D। ठीक है बेटा। किस संकल्पना से स्पष्ट होता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल से ज्यादा वाष्पशील होता है? पढ़ाया था। अगर मैं अपने ही हाथ पकड़ के खड़े हो जाऊं, अगर मैं चेन बना के खड़ा हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल में ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा इंटर, इंट्रा इंटर, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अंत अणु का हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है, एक ही अणु वाली, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट था, याद हो? क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें प्रबल होगा? जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आसपास ज्यादा हो, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रबल बनेगा। किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा प्रबल बनेगा? अगल बगल अगर सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। यहां बनेगा, यहां थोड़ा कम, क्योंकि अगल बगल फ्लोरीन 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 सी, ठीक है। अरे यार, क्या कारण है कि H2O एक द्रव है जबकि H2S गैस है? H बॉन्डिंग, नाम तो सुना होगा, H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, ठीक है, डन। निम्न में से किस कारण जल की वाष्पीकरण की ऊष्मा ज्यादा होती है? ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है फिर वाष्प बने। जरा देखो ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। मोस्टली देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत ही सिंपल, और आप इस क्वेश्चन को 100% कर पाएंगे। H बॉन्डिंग B। किस यौगिक में H बॉन्ड पाया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन से छोटे आकार के अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़े हुए हो तो पाया जाएगा। फोन, नाइट्रोजन, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। सिलिकॉन कम विद्युत ऋणी है, लिथियम एक धातु है, HI में नहीं पाई जाती, आयोडीन बड़े आकार का होता है। निम्न में से कौन H बॉन्ड नहीं रखता है? फिनोल, द्रव अमोनिया, जल, या द्रव HCl? कौन H बॉन्ड नहीं रखता है? इसका जवाब दे। द्रव HCl। याद है हमने HCl और HCl में द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया पड़ी थी कि एक ध्रुवीय और दूसरे ध्रुवीय यौगिक के बीच में जो दुर्बल आकर्षण होता है वो यहां पर होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा डी। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ये क्योंकि क्लोरीन बड़े आकार का है। क्लोरीन का एक ही ऐसा है यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। ध्यान रखना, पढ़ाया था मैंने आपको, ओके। HCl एक गैस है, परंतु HF एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। ये द्रव है, वो गैस है। कारण क्या है? H बॉन्डिंग। कारण क्या है? H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग। कारण क्या है? H बॉन्डिंग। HF हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसके अणु एकत्र हो जाते हैं, सी, ठीक है। अधिकतम संभव हाइड्रोजन बॉन्डों की संख्या जिसमें एक H2 अणु भाग लेगा, बताओ। एक H2O कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? एक H2O, सर हाइड्रोजन बॉन्ड समझा दो, कितने बॉन्ड है पाई की। एक H2O कितने बॉन्ड बनाता है? पढ़ाया था मैंने, याद है?
जब मैंने बर्फ की संरचना पढ़ाई थी, मैंने आपको बोला था, जब मैंने बर्फ की संरचना बनाई थी तो आपको बोला था कि एक H2O 4 बॉन्ड बनाता है, 4। बर्फ की संरचना में मैंने पढ़ाया था ना आपको कि यार ये है हमारे पास एक H2O अणु, 2 तो ये बनाता है, 2 ये बनाता है, एक हाइड्रोजन बनाता है, 4 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, टोटल 4 बॉन्ड बनते हैं बेटा, टोटल 4 बॉन्ड बनते हैं, 4 डी। ठीक है, हाँ जी। निम्न में से किस यौगिक में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? हाँ जी, किस में एक चेन वाली H बॉन्डिंग नहीं है? हाँ जी, बोलो बेटा। H2S एक गैस है क्योंकि उसमें H बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। अरे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होती, इसलिए तो वो गैस अवस्था में पाया जाता है, जबकि जल हल्का होने के बावजूद भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो, H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि H2S का मात्र 42 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या कारण है? H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग। बर्फ की तुलना में जल का घनत्व अधिक होता है। बर्फ और जल, बर्फ का घनत्व कम, जल का घनत्व ज्यादा। मतलब जल में अणु एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से चिपके होते हैं। H बॉन्डिंग, अंतरक्रिया, द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया। बताओ। दस गलत है। कहां गलत है बेटा 10? बेटा H2S में, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, अरे सबर 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 सबर। बर्फ, हाँ जी बर्फ। बताओ बताओ। H2S, सॉरी यार, बर्फ का एक पिंजरे नुमा संरचना होता है, जबकि जल की नहीं होती है। ठीक है ना, बर्फ में केज लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, बर्फ में पिंजरे नुमा संरचना होती है, याद है, जबकि जल में नहीं होती है, जल में नॉर्मल संरचना होती है। अब हम पढ़ते हैं ना D बराबर क्या होता है, M/V, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी कम। तो यार यहां पर बर्फ की तुलना में जल का घनत्व अधिक होता है, तो यह हम बोले कि बर्फ का घनत्व कम होता है, दूसरे शब्दों में। ठीक है, तो रीजन क्या है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो। एक H2 दूसरे H2 से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए तो जुड़ता है ना, एक H2 फिर दूसरा H2। ये आकर्षण वांडरवाल नहीं है, ये आकर्षण H बॉन्डिंग है। तो ये द्विध्रुव द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव ये सब वांडरवाल आकर्षण बल है ना बेटा। यहां तो H बॉन्डिंग लग रही ना सिंपल सी, ये तो H बॉन्डिंग है। ठीक है, ओके। अरे क्वेश्चन ही गलत है पगले, आंसर गलत हो सकता है, क्वेश्चन तो सही है। अगला खत्म। हाँ जी, एक लास्ट और बचा हुआ है, उसको भी लगा लेते हैं फिर खत्म। हाँ जी, ताकि अपने ये वाले भी खत्म हो जाए। बेटा लास्ट है, लास्ट इसको खत्म करवा देता हूं, वरना फिर बोलोगे सर आप होमवर्क के क्वेश्चन रह गए हमारे। लेक्चर नंबर 20, sp2 संकरित। टाइम हो गया बेटा, बस अभी खत्म हो रहा है। कुछ क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी होंगे फटाफट से। हाँ जी, इसमें संकरित बेटा जो डबल बॉन्डेड होता है ना, जो डबल बॉन्डेड होता है वो sp2 होता है। जो एक डबल बॉन्ड बना है वो sp2, ये एक डबल बॉन्ड बना रहा है sp2, ये sp2, ये sp2, 3 sp2 है इसमें, चेक कर लेना, 3 आएंगे, एक आंसर आएगा।
ठीक है, हाँ जी। Xgf4 जिन्होंने के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन 4 बंद बन गए तो 4 सिग्मा, 4 बच गए मतलब 2 लोन पेयर, 2 और 4 6 मतलब sp3d2 वर्गाकार समतलीय ऊपर नीचे लोन पेयर, sp3d2 वर्गाकार समतलीय A। हाँ या ना? संकर्ण कैसे निकालते बेटा मैं बताऊंगा ना, आप मेरी तरह गणना करना सीख जाओगे एकदम बिंदास। ठीक है, एक sp3d2 4 सिग्मा 2 लोन पेयर 6 में sp3d2 वर्गाकार समतलीय, ज्यामिति वर्गाकार समतलीय। इसको कल डिस्कस करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। हाँ जी, NO2 प्लस रेखीय संरचना बनाता है CO2 जैसा, याद है CO2 की जैसी संरचना? हाँ 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 हाँ, ठीक है सकीना। NO2 प्लस NO3 माइनस अमोनियम आयन CH4 जैसा sp3, NO2 प्लस CO2 जैसा sp3, इसमें sp2 आएगा, sp2 sp3, डी आंसर होएगा इसका, करके देखना अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर आएगा डी, संरचना बना के देखना सिग्मा और पाई, बताऊंगा बेटा बताऊंगा। किसमें सभी कार्बन sp2 संकृत है? कौन सिर्फ 3 सिग्मा बंद बना रहा है? कौन सिर्फ 3 सिग्मा बंद बना रहा है? इनको बना बना के देख लेना, बस काम हो जाएगा, बना बना के देख लेना, काम हो जाएगा बेटा। कोई नहीं जाएगा, अभी मैं जाऊंगा सबसे पहले, तुम में से कोई नहीं जाएगा। H2S अमोनिया BF3 SiH4 में बंद कोणों का क्रम, BF3 में संकर्ण sp2 में बंद कोण 120, SiH4 CH4 जैसा, CH4 में क्या होता है? SiH4 में CH4 में 109 डिग्री, तो BF3 सबसे आगे, ये 109 डिग्री वाला है, अमोनिया में 107, H2S में 92 डिग्री होता है, याद है? दिमाग में देखो, BF3 में 120, ये CH4 का भाई उसी के तो नीचे 109, अमोनिया में 107, H2S में 92 डिग्री लिखवाया था बेटा, ओके ये हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ जी, PCl5 में फास्फोरस और क्लोरीन के बीच का बंध होता है सहसंयोजक गुण रहित, अरे रहित थोड़ी ना, अधातु के बीच में सहसंयोजक बंध तो होगा ही होगा, कुछ आयनिक कुछ सहसंयोजक, आयनिक गुण रहित सहसंयोजक, कुछ धात्विक कुछ आयनिक गुणों सहित सहसंयोजक, कुछ आंशिक रूप से इसमें आयनिक बंध होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता अलग अलग है। ट्राई करना। आयुषी बेटा मैं आपको इनके हिंट दे रहा हूं, आप अगर इनको समझ लोगे तो अच्छे से कर लोगे और कुछ नहीं करना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर आपने नहीं किया है तो मैं कम से कम ये तो एक्सप्लेन कर दूं ना, वरना फिर ये बोलोगे कि सर आपने तो बताया ही नहीं, आपने तो डिस्कस ही नहीं करवाया। ठीक है, करना तो आप ही को पड़ेगा ना। मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि अगर आप इन चीजों को समझ पा रहे हो तो बढ़िया से कर लोगे। PCl फास्फोरस और क्लोरीन दोनों अधातु हैं, लेकिन दोनों की विद्युत ऋणताएं अलग अलग है, तो बनेगा तो सहसंयोजक बंध ही, लेकिन ध्रुवीय प्रकृति का होगा, अर्थात आयनिक गुण होंगे। ठीक है, हाँ जी, क्या पूछ रहा है ये? ध्रुवण शक्ति किसकी ज्यादा होगी? जिस पर धनावेश ज्यादा होगा, लगा लेना इसको। द्विध्रुव आगुण का ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है। कौन स्थायी द्विध्रुव आगुण नहीं रखता जिसका कुल म्यू 0 आ जाए? हिंट चाहिए ना आपको, वो बाकी तो करना तो खुद ही पड़ेगा। ओके, हाँ जी, O2 और O2-2 अणु में प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रतिबंधी मतलब ABMO कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन है? ABMO कक्षकों में MOT डायग्राम देखा था, उसमें ABMO में मतलब स्टार वाले में सिग्मा स्टार पाई स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करके बताने हैं। ठीक है, ओके। जब बंध क्रम बढ़ता है तो क्या फर्क पड़ता है? पढ़ा रखा है। ओके, हाँ जी, बस खत्म। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा पूछ रहा है 7वां।
बेटा ये तो ध्रुवण क्षमता से करना है ना, फजान का नियम लगाना है, काम हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमने ये वाली चीजें क्लियर कर ली बेटा। विकास देवांगन, इसी के साथ हमने ये वाली चीजें कर ली है। तो इसी के साथ आप सभी अब थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा मैच का स्कोर देख लीजिए, फिर वापस से क्लास में आना है। ठीक है, क्लियर? आठ विकेट गिर गए। ओ एसपी सर ताजा ताजा खबर लेके आए, 8 विकेट गिर गए, मैच खत्म हो गया। हाँ जी, ओके, तो बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय। तो बनाओ यार, मैं आपको हिंट दूंगा, अगर मैं आंसर भी मैं खुद बताऊंगा तो फिर आपने क्या सीखा? ठीक है, तो आप खुद से करो। ओके, मैं आपको बताऊंगा, और अगर कुछ नहीं आता है तो फिर भी पूछो ना, क्या दिक्कत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जय हिंद।